हे फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम टेक में। आज हम दिसंबर 2019 के प्रीवियस ईयर सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन 1 जनपूर्व अवधि, ऑप्शन 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 किशोरावस्था। इसका आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग ने प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो जो ऑप्शन 1 है प्रस्तुति अवस्था, ऑप्शन 2 सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, ऑप्शन 3 मूल संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 उद्यम बनाम अधीनता अवस्था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात यानी जेंडर बायस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन 1 है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ऑप्शन 2 है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ऑप्शन 3 है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ऑप्शन 4 जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था। तो जो बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता और जेंडर भूमिका की अनुरूपता को अगर कम करना है तो हम इसमें क्या करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना है। इन्होंने कहा बच्चे जो हैं वो जिज्ञासु होते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो वाइगोत्स्की ने इसको क्या कहा है? व्यक्तिगत वार्ता यानी कि प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन क्या है? फर्स्ट क्या है? प्रबलन, ऑप्शन 2 क्या है? अनुबंधन, ऑप्शन 3 क्या है? मॉडलिंग, ऑप्शन 4 क्या है? ढांचा। तो जो बच्चों को संकेत देना, जब बच्चे किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें सहयोग प्रदान करें उसके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये एक प्रकार का क्या होता है कि आप उसे सहारा दे रहे हैं, यानी कि स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा। वाइगोत्स्की ने इसे पाड़ या ढांचा बोला था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन 1 है परिकल्पित निगमात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, नंबर 2 संरक्षण कक्षा समावेशन, नंबर 3 आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, नंबर 4 प्रतीकात्मक विचारों की अनुत्क्रमणिकता। तो जो इसका सही आंसर है वो है फर्स्ट आंसर परिकल्पित निगमात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। बच्चे जो हैं इन्होंने मूल संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चे क्या करते हैं? 7 साल के बाद जो बच्चे हैं वो तर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब तार्किक हो जाते हैं, तार्किक रूप से सोचते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? तो ऑप्शन 1 क्या है? स्कीमा, ऑप्शन 2 अवलोकन अधिगम,
ऑप्शन 3 अनुबंधन, ऑप्शन 4 प्रबलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 स्कीमा। स्कीमा क्या है? एक प्रकार की जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ऑप्शन 2 संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ऑप्शन 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ऑप्शन 4 है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2, मतलब कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों से चर्चा करना और उनके जो भ्रांति हैं, जो उनको भ्रम है, उनको अंडरस्टैंडिंग मतलब जो समझ नहीं पा रहे हैं उनको हम समझाएंगे, उनके बच्चों को समझेंगे, अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है? 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन 1 है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ऑप्शन 2 क्या है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों से प्रयोग सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, ऑप्शन 3 है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विषय है, ऑप्शन 4 क्या है बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 होगा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 12 रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि सृजनात्मक। जब बच्चे एक से अधिक चीजों के बारे में सोचे तो वो हमेशा क्या होता है? सृजनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट जो है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन 2 क्या है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, ऑप्शन 3 है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ऑप्शन 4 क्या है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है कि हम बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कभी नहीं कहेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे विद्यालय छोड़ दें, और ऐसा नहीं है जो बच्चे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है? एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक का विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन 1 क्या है तैयार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन 2 है कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऑप्शन 3 सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, और ये क्या है तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? पठन वैफल्य, यानी कि जो पठन वैफल्य या डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो इसमें बच्चे क्या करते हैं जो डिसलेक्सिया में? ऑप्शन 1 क्या है न्यून अवधान विकार, ऑप्शन 2 अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ऑप्शन 3 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन 4 एक ही गति से को बार बार दोहराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन 1 है व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन 2 है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति का अभिवृत्ति, ऑप्शन 3 है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और ऑप्शन 4 क्या है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके इससे आसक्त बच्चों की मुख्य धारिका में शामिल करना। इसका आंसर क्या होगा? तीसरा। तो इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन 1 यंत्रवत याद करने पर आधारित है, ऑप्शन 2 प्रबलन पर केंद्रित है,
ऑप्शन 3 अनुबंधन द्वारा अर्जित हैं, और है चौथा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन 2 है बच्चों को दंडित करना चाहिए। ऑप्शन 3 है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए। ऑप्शन 4 क्या है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऑप्शन 1 केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। ऑप्शन 2 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नंबर 3 क्या है, यंत्रवत याद करना। और नंबर 4 क्या है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्णतः अलग हैं। ऑप्शन 2 स्वतंत्र हैं। ऑप्शन 3 सन्निहित हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सन्निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1 अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया। ऑप्शन 2 अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया। ऑप्शन 3 अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन। ऑप्शन 4 है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसमें बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। या 22 नंबर क्वेश्चन जो है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। तो इसका ऑप्शन 1 है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। ऑप्शन 3 क्या है, यह अवधारणाओं की समझ को अभाव पैदा करता है। ऑप्शन 4 क्या है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावशाली तरीका है। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बाहरी प्रेरणा कम होती है, आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो इसका जो ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। जो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं जो सार्थक अधिगम है उसमें बढ़ावा देती हैं। तो इसका है शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। तीसरा क्या है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। और इसमें है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो जो अधिगम को बढ़ावा देती है, शारीरिक दंड बिल्कुल गलत, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ये ऑप्शन सही है। इसका दूसरा सही है। और इसका क्या सही है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2। इधर क्या हो जाएगा 2, मतलब दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 है एक व्याख्यान देकर। ऑप्शन 2 प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। ऑप्शन 3 बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। और चौथा क्या है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना।
तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका ऑप्शन 1 है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। ऑप्शन 2 है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल एवं महत्व देकर। ऑप्शन 3 है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र रूप से घटित होता है? तो मतलब कौन सी अवधि है जिसमें शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र रूप से घटित होता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्र रूप से घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें क्या नहीं है ये बताना है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, और चौथा क्या है विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसमें जो क्या है विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसमें जो गलत आंसर है इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 29 क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। ऑप्शन 2 क्या है जन्मजात विशेषताएं, और ऑप्शन 3 क्या है पर्यावरणीय प्रभाव, और ऑप्शन 4 क्या है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो जो व्यक्तियों में भिन्नताएं होती हैं, जो व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, उसका यही कारण है कि जो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल और पारस्परिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीयक कौन सा है? जो हमारा पहला वो है परिवार से बच्चे पहले, समाजीकरण की जो पहली है वो परिवार है, और क्या कहते हैं जो द्वितीयक है वो हमारी मीडिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd विद्यालय एवं मीडिया। जो द्वितीयक है वो विद्यालय एवं मीडिया।